नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश आज मना रहा है नौसेना दिवस। देहरादून में आयोजित किया गया सहयोग से समृद्धि समारोह। भारतीय नौसेना के शौर्य और समर्पण को किया याद। उत्तराखंड में शुरू हुई प्री SIR प्रक्रिया। 2003 की मतदाता सूची से होगी सीधी मैपिंग। जनपद और ERO स्तर पर स्थापित किया जाएगा हेल्प डेस्क। बाबा केदारनाथ और मदमहेश्वर के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से विधिवत शीतकालीन यात्रा की शुरुआत। जिला प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। चमोली में मां अनुसुईया के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। 2 दिवसीय मेले में 275 निसंतान दंपतियों ने मांगी मुराद। और पौड़ी के गजल्ट गांव में आदमखोर गुलदार को मारने के लिए शूटर तैनात। सुबह एक व्यक्ति को बनाया था निवाला। पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना के शौर्य और राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून में सहयोग से समृद्धि एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि रहे। यह दिवस 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा कराची पर किए गए सफल हमले और पाकिस्तान पर भारत की उल्लेखनीय जीत की याद में मनाया जाता है। चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद अब शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है। बाबा केदारनाथ और मदमहेश्वर के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से आज विधिवत शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो गई है। ओमकारेश्वर मंदिर में जिला प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से शीतकालीन यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। भगवान केदारनाथ और मदमहेश्वर की विशेष पूजा अर्चना की गई। इससे पूर्व गढ़वाल मंडल विकास निगम परिसर से ओमकारेश्वर मंदिर तक भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई। केदारनाथ विधायक ने कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि पहाड़ के विकास और रोजगार की यात्रा है। शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको पिछले वर्ष हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 दिसंबर को यहाँ से शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया था। ठीक उसी तरह आज भी यहाँ पर शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि संपूर्ण भारत से यहाँ पर शीतकाल में भी यहाँ के संस्कृति और प्रकृति यहाँ की इस धार्मिक यात्रा में लोग आएंगे और भगवान पंचकेदार भगवान केदारनाथ के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में किए जाएंगे। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कप्रवान ने कहा कि BKTC ने पूरी तैयारी कर रखी है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। बहुत अच्छी पहल पूर्व में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये द्वारा ये यात्रा शुरू गई और आज फिर यहाँ से दोबारा जो है यात्रा शुभारंभ की जा रही है। और आप देख रहे होंगे कि भारी संख्या में लोग आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए। लोगों ने जल चढ़ाया शिवालय को और ये यात्रा शुरू हुई। इसके बीच में आपने देखा होगा कि बाहर से यात्रीगण भी आए हैं और वो इतने मुग्ध हो गए कि वो यहाँ पर जो है भजन में डांस करने लग गए। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा और अन्य सभी तरह की सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। हम सब जानते हैं कि श्री केदार धाम के जब से कपाट बंद हुए 23 अक्टूबर को और उसके बाद मदमहेश्वर जी के भी कपाट बंद हुए अभी नवंबर में ही, उसके बाद ओंकारेश्वर महादेव मंदिर जो ऊखीमठ में है, ये केदारनाथ जी की भी और मदमहेश्वर जी की भी जो शीतकालीन गद्दी है वो यहाँ पे आके विराजमान होती है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे से शीतकालीन यात्रा को पिछले वर्ष भी प्रमोट किया था और इस वर्ष भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपनी मन की बात में भी शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा देने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा के विवाह स्थल और महाराजा मानधाता की तपस्थली ओमकारेश्वर मंदिर में भक्तों को वही पुण्य मिलता है जो हिमालय में बाबा केदारनाथ और मदमहेश्वर धाम में मिलता है। यहाँ पर आने से, दर्शन करने से, पूजन अर्चन करने से वही पुण्य मिल जाता है जो हिमालय में जाकर के भगवान के दर्शन का है। हिमालय में केदारनाथ जी के दिव्य ज्योति स्वरूप के दर्शन हैं। इस स्थान पे आने से भगवान के साकार स्वरूप, जो भगवान के मूर्ति स्वरूप के दर्शन हैं, उसका भी वही पुण्य होता है जो निराकार स्वरूप के दर्शन का पुण्य है। यहाँ पर आकर के भगवान शिव केदारेश्वर मदमेश्वर ओमकार का दर्शन पाकर के अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया था। तब से ही राज्य सरकार शीतकालीन यात्रा को लेकर गंभीर है। शीतकालीन यात्रा से न केवल पहाड़ के अनेकों देवालयों और पर्यटक स्थलों तक पहुंच आसान होगी, बल्कि पहाड़ के उत्पादों की भी व्यापक स्तर पर बिक्री होगी, जिससे स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ेगा। आज आपने देखा होगा बाहर जो स्थानीय काश्तकारों ने अपने चौलाई जो हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चयनित है, इसके साथ साथ मंडवा और जंगोरा, इसके भी उत्पाद जो है आज विक्रय किए जा रहे हैं। जब ये शीतकालीन यात्रा चलेगी तो इसमें साफ है कि जो भी यात्री आएंगे हमारे जो किसानों के आवास हैं उसके आसपास ही ठहरते हैं। तो जो भी हमारी आवासीय कॉलोनी है, ऊखीमठ है, तो यहाँ पे किसानों की अप्रोच काफ़ी अधिक है, तो हमारे स्थानीय उत्पाद इसमें अधिक से अधिक बिक सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ और भगवान मदमहेश्वर के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से आज शीतकालीन यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। देश दुनिया के जो श्रद्धालु पंच केदारों के दर्शन हिमालय में ग्रीष्म काल में नहीं कर पाते हैं, शीतकाल में अब पंच केदारों के गद्दी स्थल में वे भगवान पंच केदार के दर्शन कर पाएंगे। कुलदीप राणा, डीडी न्यूज, ऊखीमठ। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इस चरण में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारंभिक तैयारियां की जाएंगी। इसके साथ ही एसआईआर के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद अभियान पर कार्य किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अलग अलग वर्षों में इससे पूर्व 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर पूरे देश में संपादित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में वर्ष 2003 में एसआईआर किया गया था। उन्होंने बताया कि आयोग का इस पूरी प्रक्रिया के पीछे उद्देश्य हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करना है। एसआईआर प्रारंभ करने से पहले हमारे जो BLOs होंगे, सभी BLOs हमारे जो निर्वाचक नामावलियां हैं 2003 की और 2025 की, इसके आधार पर सभी मतदाताओं का जो है उनका मिलान करेंगे। जिनका 2025 में नाम होगा और उसमें से जिन मतदाताओं का 2003 की सूची में नाम होगा उसका चिन्हीकरण किया जाएगा। ये डेस्कटॉप मतलब टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। इसमें किसी भी वोटर को, किसी भी व्यक्ति को जो है अपना डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगा। और इसके आधार पर फिर जिन मतदाताओं के बच्चों के नाम भी अगर है, प्रोजनीज का भी नाम अगर सूची में आज की तारीख में उपलब्ध है, उसके आधार पर पेरेंट्स का और बच्चों का दोनों का डेटा को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्री एसआईआर फेज में प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल लगभग 40 वर्ष तक की आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे, उनकी सीधे BLO ऐप से मैपिंग की जाएगी। इसके साथ ही 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में किसी कारणवश नहीं है, तो उनके माता पिता अथवा दादा दादी के नाम के आधार पर मैपिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची www.ceo.uk.gov.in और www.voters.eci.gov.in पर सर्च की जा सकती है।
ये मैं बताना चाहूँगा, इसलिए हम अभी से तैयारी किया है, क्योंकि उस टाइम पे हमको थोड़ा टाइम जो भी मिलेगा उससे अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर लें। अभी हमने अभियान शुरू किया है कि हर रोज एक पन्ना, मतलब लगभग 30 वोटर से हर रोज संपर्क करेगी BLO, ठीक है, विच इज वेरी इजीली डूएबल। एक पन्ने में 30 वोटर्स होता है। ऐसा करने से हमारा 1 महीने में वो BLO सारी वोटर से संपर्क कर सकती है। बस इसमें मेन यही देखना है कि हमारा वोटर यहाँ पर उपस्थित है या नहीं, क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLA नियुक्त करने की अपील की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 11,733 बूथ के सापेक्ष 4,155 BLA ही नियुक्त हैं। सभी जनपदों में जिलाधिकारी, ERO और BLO को मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद एवं ERO स्तर पर एक हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं ताकि मतदाताओं को आसानी से मदद मिल सके। हर पार्टी से हमको 11,737 होना चाहिए, हर पार्टी से आइडियली। आज की तारीख में हमारे पास मात्र सिर्फ 4,000 लोग नामित थे विभिन्न पार्टी से, ऐसे भी नहीं कि एक पार्टी ने। ये अच्छी बात है और एक विडंबना भी है। उत्तराखंड और पंजाब ऐसे ही 2 राज्य जहां BLAs बहुत ज्यादा नियुक्त नहीं हुआ है। हम ये सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे ऊपर इतना अच्छा विश्वास है कि BLA उन लोगों ने नामित नहीं किया है। बट मैं चाहूंगा कि क्योंकि SIR के टाइम पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज नियुक्त करने से हम सब लोगों के लिए सहूलियत रहेगी। पौड़ी जिले में गुलदार के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पौड़ी जिले के गजल्ट गांव में गुलदार ने एक और व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार गजल्ट गांव निवासी राजेंद्र नौटियाल रोजाना की तरह गांव के मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे। घर लौटते समय रास्ते में घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। हमले में राजेंद्र नौटियाल की मौके पर ही मौत हो गई। गुलदार उनके शव को घसीट कर ले गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया भी मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से तुरंत गुलदार को मारने की अनुमति मांगी गई, जिसके बाद शूटरों को तैनात करने की त्वरित कार्रवाई भी की गई। जिलाधिकारी ने संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी व वन विभाग के अधिकारियों को पशुपालन विभाग के माध्यम से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि तात्कालिक सुरक्षा के लिए संकुल ढांडरी, संकुल बाड़ा और संकुल चरधार के कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त निजी, शासकीय और अशासकीय विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों को 5 व 6 दिसंबर को अवकाश के आदेश दे दिए गए हैं। के क्रम में हमारी पूरी टीम भी वहाँ मौके पर पहुंची, विधायक जी भी माननीय वहाँ पे पहुंचे और फिर हम लोग भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से भी हम लोगों ने बातचीत करी, मृतक परिवार से भी मुलाकात करी और इसमें जो शूटिंग के आदेश थे वो भी हम लोगों ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से रिक्वेस्ट किया और वो भी हमें 1-1.5-2 घंटे के अंदर प्राप्त हो गया और शूटर्स की तैनाती भी वहाँ पे कर दी गई है। साथ में हमने CBO और जो हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को चारा पत्ती वगैरह भी वहाँ पे यही भेजा है कि वहाँ कुछ दिनों की चारा के इंतजाम कर दें, जिससे कि महिलाओं को अभी फिलहाल कुछ दिन जंगल में ना जाना पड़े और साथ में जो हमारे उस एरिया के आंगनवाड़ी के स्कूल्स हैं उन सबको भी बंद करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से देय 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। सूचना मिलने के बाद प्रभागीय वन अधिकारी अभिमन्यु सिंह, SDO फॉरेस्ट आयशा बिस्ट सहित पुलिस और वन विभाग के अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि यह घटना वास्तव में दुखद और चिंताजनक है। इस संबंध में अधिकारियों से बात कर समाधान किया जाएगा। गुलदार को मारने के आदेश जारी हो चुके हैं। लेकिन वास्तव में क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही हैं इसका मतलब प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है और इसके लिए अधिकारियों से बातचीत करके क्षेत्र में ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए कहा गया है और इसके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। और आज जो घटना घटी है इसके संबंध में आज में सुबोध उनियाल जी से बात हुई और जो रंजन मिश्रा जी हैं वाइल्ड लाइफ के चीफ हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। उनके माध्यम से जो आदेश आया है कि इसको शूट करने के आदेश हुए हैं और शूटर भी यहाँ भेजा गया है सरकार की तरफ से, तो निश्चित रूप से इसको जल्दी जो है ये घटना का सॉर्ट आउट किया जाएगा।
रिवर्स पलायन चंपावत जिले के विकास भवन सभागार में ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रवासी उद्यमी, किसान और युवा शामिल हुए। खास बात यह रही कि 40 से ज्यादा ऐसे युवाओं ने मंच साझा किया जो शहर छोड़कर गांव लौटे और आज अपने इलाके में रोजगार पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी किया। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस नेगी की अध्यक्षता में हर ब्लॉक से आए रिटर्न माइग्रेंट्स ने अपने सफल मॉडल पेश करते वो नजर आए। आयोग के उपाध्यक्ष एस नेगी ने बताया कि रिवर्स पलायन गांव की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और सफल मॉडलों को प्रोत्साहित कर अधिक से अधिक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिलों में सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है। जनपद में हम लोग जा रहे हैं, लगभग सभी जनपद कवर हो चुके हैं। अब पिथौरागढ़ और नैनीताल 2 जनपद में और जाना है, बाकी सब में हम जा चुके हैं। और ये जो लोग रिवर्स करके आए हैं, इनसे चर्चाएं कर रहे हैं, बड़ी विस्तृत चर्चाएं कर रहे हैं, जिससे कि इनका अनुभव का हम लोग सरकार को भी ये पता चले कि ये क्या कर रहे हैं और इनके सुझाव। रिवर्स पलायन गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे बड़ा हथियार है। हम सभी जिलों में ऐसे सम्मेलन कर रहे हैं ताकि सफल कहानियां दूसरे युवाओं तक पहुंचे और सरकार तक ठोस सुझाव जाए। सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों में फोकस कर रही है और आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में अब जो एक माउंटेन डेवलपमेंट का जो मॉडल है, छोटे छोटे जो हमारे शहर है इनका विकास हो रहा है। लोहाघाट देख लीजिए, है ना, चंपावत देख लीजिए और आप और भी छोटे छोटे शहर देख लीजिए, सब जगह विकास हो रहा है। आप उधर गढ़वाल में देख लीजिए। 2011 की जनगणना में 1068 गांव पूरी तरह खाली हो चुके थे। आज 16,000 गांव में से करीब 1500 गांव ही पलायन की जद में है, यानी सुधार दिख रहा है। अब सरकार माउंटेन डेवलपमेंट मॉडल पर काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि हर जिले से कम 100 युवा रिवर्स पलायन करें और गांव में ही रोजगार शुरू करें। इसके लिए नीतिगत मदद, बैंक लिंकेज और मार्केटिंग सपोर्ट दिया जा रहा है। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके जो आंकड़े हैं उसमें 1068 गांव पूरे खाली थे, जनशून्य गांव उन्होंने बोले हैं। हमने जो सर्वे किया उसके बाद कुछ हमको ज़्यादातर तोक ज़्यादा मिले। पहाड़ में देखिए तोक ज़्यादा होते हैं, है ना। पूरे गांव तो अब उतने खाली नहीं है, 1500 के करीब होंगे, लेकिन तोक खाली हो जाता। तोक से क्या होता है ना, तो वो आके ऊपर रह रहा था, सड़क पे आ गया, पार्टी में आ गया, है ना, लोहाघाट आ गया, वो उस प्रकार का थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और आंशिक रूप से लोग पलायन काफी गांवों से किया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पंतनगर में कुमाऊं मंडल स्काउट गाइड समागम 2025 कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर उन्होंने 3 दिन चले समागम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें देश के युवा को शिक्षित करने के साथ ही उसे अनुशासन और नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों से युक्त भी करना है। उन्होंने कहा कि स्काउट और गाइड इसका सबसे बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अपनी क्षमताओं की पहचान करना सफलता की राह का एक अहम पड़ाव है। उन्होंने युवाओं को सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने और अपने भीतर मानवीय गुणों को विकसित करने के लिए भी प्रेरित किया। तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि देश के भविष्य के लिए इस प्रकार से सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों से लेकर लड़कों ने अपने कल्चर से लेकर अपने फूड से लेकर सब चीज़ का जुड़ाव यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। मैं समझती हूँ कि बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए स्काउट एंड गाइड से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगली खबर की बात करेंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के निर्देशन में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा की ओर से जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के भूगोल प्रवक्ताओं के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसके तहत भौगोलिक सूचना तंत्र का तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य ललित मोहन पांडे ने बताया कि कार्यशाला में जनपद के 40 शासकीय विद्यालयों के भूगोल प्रवक्ता प्रतिभाग कर रहे हैं। शिक्षकों को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के भूगोल और रिमोट सेंसिंग विभाग के प्रोफेसर और मानस खंड विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जीआई मैपिंग के बारे में बताएंगे। आज हमारे संस्थान में GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत
एक 5 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पे जो है चलाई जा रही है, जिस पे कि हमारे 40 ज्योग्राफी के प्रवक्ता यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। और ये जो है एक बहुत नवाचारी पहल है। ये इसके माध्यम से हम जो है अपने स्कूल की अपनी बाउंड्री और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मानचित्र के साथ जो है एक पटल पे रख सकते हैं। और हमारे जनपद पे भी ये जो है अभी प्रोग्राम रन कर रहा है, ताकि हम एक ही क्लिक पे जो है पूरे उसको मैप कर सकें कि हमारे वहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। कार्यशाला समन्वयक रमेश सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से इंटरमीडिएट की कक्षाओं में GIS और रिमोट सेंसिंग विषय लागू किया गया है। विद्यार्थियों को भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से प्रवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। के द्वारा तकनीकी रूप से भी दक्ष होंगे और जब दक्ष होंगे तो अपने कक्षाओं में कुशल अध्यापन करा पाएंगे, जिससे हमारे विद्यार्थियों को लाभ होगा। और साथ में इस प्रशिक्षण यह भी फायदा है कि वो अपने विद्यालय या अपने सेवी क्षेत्र के विद्यालयों का मानचित्र तैयार करा पाएंगे और ये प्रयोगात्मक ज्ञान भी विद्यार्थियों को दे पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम इसको उत्तराखंड राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी इसको प्रशिक्षण को प्रदान करने का कोशिश करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर अक्का। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। चमोली में हर साल लगने वाला मां सती अनुसुया देवी का 2 दिवसीय मेला आज संपन्न हो गया। इस अवसर पर 275 निसंतान दंपतियों ने संतान प्राप्ति की कामना के लिए रात्रि को अनुसुया मंदिर में जागरण कर जप तप किया। बता दें कि चमोली जिले की मंडल घाटी में ऋषिकुल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में मां सती अनुसुया देवी का मंदिर है। दत्तात्रेय जयंती पर संतान प्राप्ति के लिए यहां देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों से निसंतान दंपति पहुंचते हैं, जो मंदिर में रात्रि जागरण कर मां के ध्यान में जप तप करते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बरोही कहा जाता है। देवडोलियों के साथ ही श्रद्धालुओं ने अत्रि मुनि आश्रम पहुंचकर अमृत गंगा जलधारा में स्नान किया। यह देश की पहली गंगा है जिसकी परिक्रमा होती है। यह मेला माता अनुसुईया का जो पौराणिक परंपराओं के साथ आज संपन्न हो चुका है। यहाँ पे बहुत जो निसंतान दंपति थे उन्होंने यहाँ पे बरोही के रूप में अपना मंदिर प्रांगण में बैठ के अपनी पूजा अर्चना की और विधिवत उनको प्रसाद वितरित किया गया। और उसके बाद पुनः माता की डोलियाँ अपने गंतव्यों को प्रस्थान कर चुकी हैं। और हम जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, जिस भाव से यहाँ पे आए हैं, उन सबके उज्जवलमय भविष्य की कामना करते हैं। और अब खबर रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग के उप जिलाधिकारी सोहन सिंह ने रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद कार्यालय एवं उद्यान विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नगर पालिका के 17 नियमित कर्मचारी बिना छुट्टी लिए अनुपस्थित पाए गए, जबकि एक संविदा कर्मचारी भी गैर हाजिर मिला। वहीं उद्यान विभाग में सभी कर्मचारी मौजूद मिले। उप जिलाधिकारी ने कहा कि नगर पालिका में अनुपस्थित कर्मचारियों की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। अधिकारी महोदय द्वारा जो है पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे कि जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं तो वो उनका एक औचक निरीक्षण किया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है औचक निरीक्षण किया गया है। तो टोटल जो है नगर पालिका में आज 4 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं और साथ ही साथ जो उद्यान विभाग है उसका भी निरीक्षण किया गया है और उसमें सारे कर्मचारी जो है हमें उपस्थित मिले हैं। तो जो अभी 4 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं तो उसकी रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी महोदय को जो है प्रेषित आज कर दी जाएगी। राजधानी देहरादून से खबर। खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम देहरादून ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने कारगी चौक स्थित मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन और 15 पायलट वार्डों में ड्रोन के माध्यम से गार्बेज, वनरेबल पॉइंट्स और
कूड़ा डंपिंग स्थलों की निगरानी शुरू कर दी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि 88 जगह ऐसी चिन्हित की गई हैं जहां पर खुले में कूड़ा फेंकने की शिकायतें मिल रही हैं। मौजूदा बॉक्स में 8 स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। 80 स्थान पर इसके बाद यह कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस निगरानी के माध्यम से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। के लिए एक पायलट बेसिस पर 15 वार्ड्स में प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है सभी सार्वजनिक पॉइंट्स की। और जो जीवीपीज हमारे लिस्टेड हैं इसमें हमारे मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशंस भी शामिल हैं। और इसमें ये देखा जा रहा है कि जो ये कूड़ा डाला जाता है ये किन लोगों के द्वारा डाला जा रहा है, किन वाहनों के द्वारा डाला जा रहा है, इसकी पूरी सघन मॉनिटरिंग की जा रही है और इनकी सारी डिटेल्स भी बाकायदा रिकॉर्ड की जा रही हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और इस प्रकार के जो प्रयास किए जाते हैं जिससे कि शहर में कूड़े का जो पूरा प्रबंधन है वो प्रभावित होता है उसको नैप किया जा सके, उसको हम कंट्रोल कर सकें। जो स्टार्टिंग पायलट प्रोजेक्ट है हमारा वो अराउंड 15 वार्ड्स का है जिसमें हम ऑलरेडी पॉलीगन में उसका एक पॉलीगन हमने डिज़ाइन किया हुआ है और उस पॉलीगन में हमने कुछ एरिया चिन्हित किए हुए हैं ऑलरेडी जो एज अ जीवीपी गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं और नए नए पॉइंट्स को भी हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमें दिख रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी मायापुर के पास 2 वाहनों में भीषण आग लग गई। हालांकि पुलिस व फायर विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि मायापुर पीपलकोटी के पास खड़े 2 वाहनों में अचानक आग लग गई है। सूचना मिलते ही पुलिस बल व फायर सर्विस गोपेश्वर की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। पुलिस आग लगने के कारणों की गंभीरता से जांच कर रही है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज मना रहा नौसेना दिवस। देहरादून में आयोजित किया गया सहयोग से समृद्धि समारोह। भारतीय नौसेना के शौर्य और समर्पण को किया याद। उत्तराखंड में शुरू हुई प्री एसआईआर प्रक्रिया। 2003 की मतदाता सूची से होगी सीधी मैपिंग। जनपद और ईआरओ स्तर पर स्थापित किया जाएगा हेल्प डेस्क। बाबा केदारनाथ और मद महेश्वर के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से विधिवत शीतकालीन यात्रा की शुरुआत। जिला प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। चमोली में मां अनुसुईया के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। 2 दिवसीय मेले में 275 निसंतान दंपतियों ने मांगी मुराद। और पौड़ी के गजल्ट गांव में आदमखोर गुलदार को मारने के लिए शूटर तैनात। सुबह एक व्यक्ति को बनाया था निवाला। पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।